था अब तक कि दो प्रतिहारियों के साथ महामात्र चालुक्य अंदर पधारते हैं और आते ही चारों ओर खलबली मच जाती है। उसके बाद महामात्र चालुक्य आते हैं। महामात्र चालुक्य का आयु लगभग 45 पर क्रूर मुद्रा, बड़ी बड़ी मूंछें, नेत्र छोटे और बात करते समय और संकुचित रखते हैं। बातचीत के वक्त धुरे सीख जाती है और बाएं हाथ से टुकड़ी सहलाते भी। पोशाक पुराने ढंग से बंधी हुई धोती है, देश में उत्तरीय है, सुवर्ण पट मस्तिष्क पर है, बाजू पर एक बाजूबंद है, कमर में कटार है, उत्तरीय कुछ लटक रहा है और एक हाथ से उसे पकड़े हुए वेग से अंदर और अभ्यर्थना की अपेक्षा करते हुए बैठ जाते हैं। धर्मपद बीच वाले दरवाजे के पास खड़ा है, सोमश्री खिड़की के पास खड़ा है, राजीव दरवाजे के निकट और विशु सबके बीच में सबसे आगे है। सभी लोग उठकर महामात्र को प्रणाम करते हैं। कुछ क्षण के लिए स्तब्धता छा जाती है। चालू कमरे में सभी व्यक्तियों पर सरसरी निगाह डालकर फिर विशु की ओर आंखें उठाकर देखते हैं। कुछ जानते हो विशु, मैं क्यों इस तरह से ऐसा यहाँ पर आ गया? विशु कहता है, आर्य के आने की कोई सूचना नहीं मिली। सूचना देता तो तुम लोगों का मतलब कैसे होता? विशु थोड़ा चकित रह जाता है इस बात से और कहता है कि जी मैं आपकी बात को समझा नहीं। तो चालुक्य कहता है, आरोप लगा रहा है कि राजनगरी में मैंने ठीक सुना था कि कोणार्क में राजकोष का धन नष्ट हो रहा है, न शिल्पी लोग ठीक से काम कर रहे हैं न मजदूर। 10 दिन हो गए तक स्थापित नहीं हुआ है। हम लोग बराबर उसी की चेष्टा में लगे हुए, ऐसा विशु कहता है। चालुक्य मुँह बनाते हुए, चेष्टा में लगे हुए, यहाँ तो मैं देखता हूँ कब हो रही है। ऐसा धर्मपद पर दृष्टि डालते और इशारा करते हुए कहा कि यह युवक यहाँ क्यों खड़ा है? तो धर्मपद कहता है कि मैं तो आचार्य के सामने शिल्पियों की कथा कह रहा था। तो चालुक्य इसका जवाब देता है, शिल्पियों की कथा? प्रतिहारी इसे धक्का देकर बाहर निकालो, तो नहीं कहा। धर्मपद कहता है, मैं आप ही चला जाता हूँ। बीच वाले दरवाजे से प्रस्थान, आद अभिमान की मुद्रा। महामंत्री, आपके सब दुख हुए, उसे तो मैंने ही बुलाया है। तो विशु कहता है ये बात। तो चाणक्य कहता है, कटु शब्द पैशाची का आशय करता है। अब कटु शब्दों से काम नहीं चलेगा विशु। मैंने सुना है शिल्पी लोग राज्य के विरुद्ध सिर उठा रहे हैं, स्वर्ण मुद्राओं में वेतन मांगते हैं। और सौम्य की ओर, महामात्र, आपको किसी ने बड़ा कदम दिया है, स्वर्ण मुद्रा भला ये बेचारे क्या मांगेंगे? हाँ, अवश्य है कि इस अकाल के समय उनके कुटुंब पर महान कष्ट आ पड़ा है। तो चालू कहते हैं, देखता हूँ नाटाचार्य, तुम भी उन लोगों से मिले हुए हो। मंदिर पूरा ना तो अलग रहा, यहाँ तुम लोग मिलकर राज्य पर दबाव डालने के लिए अभिसंधि कर रहे हो। इसे विशु कहता है, महामंत्री मेरी भी सुनिए। तो चालुक्य कहता है कि चुप रहो। मैं तुम जैसे लोगों की राह पर लाने की युक्ति भली भांति जानता हूँ। खड़ा हो जाता है विशु। वर्षों से बिन मांगी प्रशंसा सुनते सुनते तुम अपने को दंड विधान से परे समझने लगे हो। आज मैं तुम्हारे इस घमंड को दूर करने ही आया हूँ। सुन लो और कान खोलकर सुन लो। आज से एक सप्ताह के अंदर
अंदर यदि कोणार्क देवालय पूरा नहीं हुआ तो कुछ रुक कर तो तुम लोगों के हाथ काट दिए जाएंगे। बड़ी कठोर मुद्रा में ये है बात। वह विशु से कहता है, विशु है विश्वासी, शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे। चालुक्य गुस्से में कहता है कि हाँ, शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे। आज से 8वें रोज़ या तो मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति का प्रतिष्ठान होगा या तुम 1200 व्यक्तियों की भुजाओं पर प्रहार। द्वार की ओर बढ़ता है। प्रतिहारी भी प्रस्थानोन्मुख होते हैं। यह निर्णय चालुक्य लेता है और विशु इसका जवाब देते हुए कहता है, यह तो बहुत भीषण दंड है। क्या यही उत्कल नरेश की आज्ञा है ना? तो चालुक्य, हाँ महाराज नरसिंह देव की यही आज्ञा है और मेरी महादंडवासिक की भी आज्ञा यही है। चलते समय सब लोगों पर दूर दृष्टि डालता है उत्कल नरेश और प्रस्थान करता है। पश्चात सुनाई देते हैं। थोड़ी देर बाद नेपथ्य से दूर होता हुआ स्वर सावधान सावधान महादंडपासिक राजराज चालुक्य पधारते हैं। सावधान स्वर मंद हो जाता है। इधर सब लोग चुपचाप खड़े हो जाते हैं, सब चिंता में हो जाते हैं। तो हमने ये प्रसंग पढ़ा कि अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के महामात्र चालुक्य पधारे हैं और वो शिल्पियों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो कुछ काम नहीं कर रहे। और विशु तो प्रशंसा सुनते सुनते अपने आप को दंड विधान से बाहर समझ रहे हैं और साथ ही ये कहते हैं कि अगर मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ तो 1200 शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे और 8 दिन का उनको समय देता है। इससे सब लोग बेहद चिंतित हो जाते हैं और इस चिंतित मुद्रा में वे एक दूसरे से बात करते हैं, जिसका सारांश इस प्रकार है। राजीव कहता है कि नीरव तोड़ते हुए, यानी कि जो खामोशी आ गई महामात्र चालुक्य के शब्दों के द्वारा है ना, उसे तोड़ते हुए कहता है कि आचार्य अब क्या होगा। और जो अब तक अचेतन किसी स्थिति में था विशु अचानक चौकी पर बैठ जाता है। सौम्य राजनगरी में अपराधियों के हाथ कटते मैंने देखा है, बड़ी पीड़ा होती है विशु मानो सपने में। उत्कल नरेश की आज्ञा, महाराज मेरी परसों की सेवाओं पर इतना भीषण कुठाराघात करेंगे, वो इतना भयानक दंड देंगे, ऐसा नहीं सोचा था। सौम्य कहता है। तो एक शंका व्यक्त करते हुए सौम्य कहता है कि क्या मालूम उत्कल नरेश की आज्ञा है या महामात्र का अपना उत्पात है। हमारे पास साधन भी नहीं है, समय भी नहीं है कि महाराज के मन की बात जान सके। वे अभी तक भंग विजय के उपरांत लौटे भी तो नहीं है। राजीव, 7 दिन, केवल 7 दिवस के बाद हम सबों के हाथ काट दिए जाएंगे। सब लोग चिंता में हो जाते हैं। सौम्य कहता है कि ये हाथ कांपते हुए अपने हाथ देखता है, ये हाथ सूखी हंसी हंसता है। राजीव कहता है क्या कोई उपाय नहीं आचार्य। इतने में पीठ वाले दरवाजे से धर्मपद आता हुआ दृष्टिगोचर होता है। धर्मपद, एक उपाय है। सब लोग उसकी ओर देखते हैं। धर्मपद कहता है तुम फिर आ गए। तुमको तो क्षुब्ध स्वर में, युवक वे तुम्हारा अपमान नहीं मेरी प्रताड़ना थी, मतलब तेरे बहाने मुझे दंडित किया गया था। तुम्हें कुछ नहीं कहा गया, मुझे कहा गया था एक तरीके से, ऐसा विशु मानता है। तो धर्मपद कहता है कि आचार्य ठोकर खाकर धूल सिर पर चढ़ती है। सिर पर चढ़ने के सपने छोड़ दो युवक। कोणार्क के प्रांगण में 7 रोज बाद उत्कल के समस्त शिल्पियों का रक्त बहेगा। सौम्य कहता है मैंने सुना है, मैं बाहर ही खड़ा था। तो विशु कहता है कि युवक विनाश का यह संदेश अपने साथियों को भी सुना दो। मुझे साहस नहीं कि कोई इस विकराल घड़ी के लिए तुम्हें तैयार कर सकूं। तो धर्मपद कहते हैं कि निर्दयी अत्याचार की छाया में
ऐसे ही तो विकसते और उड़ जाते हैं। उनको एक आध विपत्ति एक की घड़ी के लिए तैयार होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ इसकी नौबत ही नहीं आए, ऐसा वह कहता है। धर्मपद की ये बात सुनकर सबको सांत्वना मिलती है और सब उसकी ओर उन्मुख होकर के कहते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो विशु कहता है कि मेरी तो बुद्धि काम नहीं दे रही है ना। तो धर्मपद कहता है कि आचार्य मुझे इसका अवसर प्रदान करे, मतलब मुझे दे। विशु तुम्हें धर्मपद कहता है कि महामंत्री के आने से पहले आपने पूछा था क्या तुम अम्ल के ऊपर शिखर को स्थापित कर सकोगे। मेरा उत्तर है आचार्य कि मुझे अवसर दिया जाए। विशु यदि अवसर दिया जाए तो तुम क्या करना चाहोगे। तो आचार्य धर्मपद कहता है कि आचार्य मुझे लगता है कि कोणार्क कमल की पंखुड़ियाँ उल्टी है, उन्हें उलट देने पर कलश शायद ठहर सके। कोणार्क का कमल। तो राजीव कहता है कि तुम्हारा मतलब छप्पर के ऊपर कमलाकार अम्ल से है। तो धर्मपद कहता है जी, मेरा उसी से मतलब है। यदि इसका हरेक पटल को फिर से इस तरह रखा जाए कि बाहरी हिस्सा है वह अंदर की और जो नुकीला भाग है वह बाहर निकले, तो उसकी आकृति खिले हुए कमल जैसी भी हो जाएगी और कली की सी नहीं रहेगी, लेकिन कलश स्थिर हो जाएगा। ऐसा उपाय धर्मपद बताता है। विशु मानो अंधे को टिमटिमाते हुए प्रकाश का सहारा मिल गया हो। युवक तुम्हारी बात सारहीन नहीं जान सकती। अम्ल के केंद्र पर शायद अधिक भार देने से कलश की यष्टि को सहारा मिले। विचार मग्न मुद्रा में वो बैठ जाता है। धर्मपद कहता है खड़िया से एक पत्थर पर जल्दी जल्दी आकृति खींचता हुआ। मेरे मन में जो चित्र है उसे यूँ पूरी तरह तो नहीं समझा सकता, किंतु देखिए अम्ल का आकार यदि कुछ इस प्रकार का हो तो। राजीव और विशु धर्मपद के निकट आकर देखा चित्र का अवलोकन करते हैं। और विशु ध्यानमग्न मुद्रा से दूर रखते हुए इस बात में कुछ तथ्य है, शायद अम्ल के बाहरी भाग पर इस समय अनुपात से अधिक भार है। अगर हम उस भार को हल्का कर दें तो तुम ठीक कहते हो। युवक खड़े हो, तुम ठीक कहते हो। भार को हल्का करने के लिए अगर पटल को अंतर्मुखी कर दिया जाए तो संभव है। कलाकार की भावना चरम बिंदु पर। धर्मपद चलो मेरे साथ, अभी चलो। हम छप्पर के ऊपर चढ़कर अभी तैयारी करेंगे पटल बदलने की। अभी मध्य द्वार की ओर बढ़ता है। धर्मपद कहता है ठहरिए। विशु स्वप्न भ्रष्ट हुआ हो ऐसे हरकत करता है और कहता है हाँ बोलो, है ना। तो धर्मपद कहता है ठहरिए, मेरी युक्ति सफल हो जाए तो कोणार्क शिखर को हम स्थापित कर सके तो मुझे क्या मिलेगा। वो कुछ शर्त बताता है ना। तो तुम क्या चाहते हो। जो कुछ मेरे हाथ है तुम्हें दूंगा। तो धर्मपद कहता है मैं चाहता हूँ यदि शिखर पूरा हो जाए तो एक दिन के लिए। कितने दिन के लिए। एक दिन के लिए, है ना। सिर्फ एक दिन के लिए जो मुझे मंदिर प्रतिष्ठापन के दिन आप अपने सब अधिकार मुझे दे देंगे। तो विशु कहता है कि अगर कोणार्क पूरा हो जाता है तो एक दिन क्या सभी दिनों के लिए ये अधिकार तुम्हारे हो जाएंगे। मैं तुम्हें अपने स्थान पर तुम्हारा प्रधान शिल्पी बना दूँगा। यह आप क्या कह रहे हैं महाशिल्पी, विचार करके आपको बोलना चाहिए। राजीव ऐसा कहता है। तो सौम्य कहता है विशु मैं ठीक कह रहा हूँ। इस युवक की प्रतिभा ने मुझे मुक्त कर लिया है। राजीव तुम नहीं जानते मुझे प्रधान पद के लिए कोई मोह नहीं है। मोह है तो यही कि कोणार्क पूरा हो जाए। आज इस युवक ने ठंडी होती रात को फूंक मारकर प्रज्वलित कर दिया। मेरा हाथ मेरी भावनाएं इसी क्षण कोणार्क को पूरा करने के लिए आतुर है। चलो युवक। हाँ वह भी युवक के साथ में चला जाता है।
धर्मपद का हाथ पकड़कर मर्त्यवासी से वेग प्रस्थान करता है। ये है हमारा प्रथम अंक था जो समाप्त हुआ, और हमने अंत में देखा कि महामात्र चालुक्य के आने से जो आतंक पैदा हुआ उसे विष्णु के सामने धर्मपद मंदिर कलश को स्थापित करने के उपाय बता रहा है, और विष्णु को लगता है कि यह युवक अपने कार्य में क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और शायद